नमस्कार दोस्तों। अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जो चीज़ें आप देखने जा रहे हैं हो सकता है कि आपको खुद अपनी ही आँखों पर यकीन ना हो सकता है कि आपके मन में बार बार ये सवाल उठे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने 2023 के प्रीलिम्स से पहले आपसे वादा किया था कि एग्ज़ाम के बाद मैं सबूत वाली वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि जो थोड़ी सी नोट्स आपको दी गई थी, जो थोड़ी सी वीडियोस चैनल पर आई थी, वहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है, कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। नोट बस इतनी ही थी कि आप दिन में कई बार रिवाइज कर सकते थे, और वहाँ से क्वेश्चंस कितने आए हैं? 54 क्वेश्चंस आए हैं 2023 में। अभी देखिए सामने क्वेश्चन है ना, इसके नीचे स्क्रीनशॉट है। इसी फॉर्मेट में मैं आपको सबूत दिखाने जा रहा हूँ। 2022 के बाद मैंने सबूत दिखाया था, 65 क्वेश्चंस आए थे। ऐसे यूपी पीसीएस की बात करें तो 77 क्वेश्चन 2022 में, और अभी हाल ही में मैंने आपको सबूत वाली वीडियो दी है, 78 क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट के साथ दिखाया है मैंने, डायरेक्ट आए हैं। यही हमारी पहचान है कि हम पढ़ाते हैं, क्वेश्चन लड़ाते हैं और इसी बात का क्रेडिट भी लेते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्तों ने जिन्होंने पीडीएफ पढ़ी थी, नोट ली थी, उनका प्री हुआ है, लेकिन वो झूठ भी हो सकता है। मैं आपके सामने कहूँ कि 10 लोगों का हो गया, ये सही भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन सही मायने में मैं उसके क्रेडिट लेने के लायक नहीं हूँ। जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ी उनका ही तो हुआ है। आप भी पढ़े होते, आपका भी हो जाता। अब आप अगर इस साल नोट लेते हैं, ईमानदारी से पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपका 2024 में 25 में हो जाएगा, क्योंकि हम सबूत दिखा रहे हैं, लगातार सबूत दिखा रहे हैं, 2024 में भी दिखाएंगे। चलिए फिलहाल अभी देख लेते हैं, आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और जब आप इस नोट को पढ़ते हैं जो हमने आपको दी थी, इस पहली लाइन को ज़रा देखिए। 1833 का चार्टर अधिनियम है, बस इतना ही नोट था ये। इसको पढ़िए, आंसर आपको मिल गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, कहाँ गया? भूकंप के बारे में, सिस्मोग्राफ के बारे में है एक कथन, दूसरा जो है तरंगों के बारे में है, पी और एस। और ज़रा आप यहाँ आइए, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूकंप मैंने हम बहुत विस्तार से कवर किया था, सारी चीज़ें। यहाँ तरंगों के बारे में है, भूकंप का मापन कैसे किया जाता है वो नीचे है। अब चूँकि एक ही स्क्रीनशॉट पे सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता है ना, तो ये चीज़ आप समझिए कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। किसी भी कोचिंग की, किसी भी यूट्यूब चैनल की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो बताएं, फ़िलहाल इस साल तो और ज़्यादा, कि हमारे यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम आपको सबूत दिखा रहे हैं कि ये देखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगले साल भी पूछे जाएंगे। पीडीएफ नोट्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो ऊपर ही लिंक दिया गया है, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि देखिए हम आपको क्या क्या देने जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ाने जा रहे हैं, और सबूत वाली वीडियो फिर बनाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। इसी तरह से आप देखिए 54 क्वेश्चंस में 2 हमने देख लिया। संविधान दिवस के बारे में कथन है, ठीक है, और हमने आपको विस्तार से संविधान दिवस पढ़ाया था। अगर आपने ईमानदारी से इसको पढ़ा होता, 100% आप इसको सही कर देते, आराम से सही करते। यही तो है, यही तो पहचानना है कि हमें पढ़ना क्या है, इसी को तो लेकर कथन बनाया गया पहला। हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, हरित हाइड्रोजन के बारे में मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रहा था, राष्ट्रपति के बारे में बार बार डिस्कस कर रहा था, वहाँ से 2-2 क्वेश्चन आए हैं। मैं कह रहा था ना कि इस बार पक्का राष्ट्रपति से आएगा, मैंने कारण भी बताया था। पॉलिटी वाली वीडियो में पहला ही टॉपिक राष्ट्रपति था, खैर वो तो बाद में आएगा। हरित हाइड्रोजन के बारे में हमने कवर किया था, और पूछा गया है कि इस्तेमाल इसका कहाँ कहाँ किया जा सकता है। और हमने एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी जो है इसकी भूमिका के बारे में है, हरित हाइड्रोजन के, और इसको हमने विस्तार से कवर किया। बाकायदा सरकार ने हरित हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था, उसके बारे में हमने कवर किया था। मैंने विस्तार से आपको बताया था कि हाइड्रोजन का यूज़ कैसे कैसे हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि ये तो नॉर्मल सी ट्रिक है, उसके आधार पर फिलहाल मैंने सबूत वाली वीडियो उसकी भी बनाई थी कि 16 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप बिना पढ़े भी हल कर सकते थे 2023 में, ठीक है। फिलहाल तो मैंने हरित हाइड्रोजन के विस्तार से सारी विशेषताएं बताई थी, और ये भी बताया था कि अगर पूछा जाता है किसी भी गैस, किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ के यूज़ के बारे में, तो उसका आप उत्तर कैसे देंगे। सीधा सीधा अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ा होता, आपको उत्तर मिल जाता। सिंपल सी चीज़, ये सारी चीज़ें देखिए हमने पढ़ाया, हरित हाइड्रोजन का पूरा विशेषता को लेकर यहाँ पढ़ाया है। यहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं। आज देखिए, राष्ट्रपति की बात हम कर रहे थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है, और इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है
खैर राष्ट्रपति की इस 3 कथन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो रही है, ये भी उसी की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें, सारी लाइनें हूबहू हमने कवर की है। कोई विधेयक के संबंध में बात है तो राष्ट्रपति को हमने खूब विस्तार से पढ़ा था, वहाँ से कवर हो जाएगा। निर्वाचन को लेके अलग से एक स्पेशल क्वेश्चन बना दिया गया था और आप देखेंगे, नोट खोलेंगे तो पता चलेगा कि राष्ट्रपति के जितने भी डायमेंशंस बन रहे हैं उन सब को हमने कवर किया था। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमने हल किए थे, इस पे क्वेश्चन आ गया। सिर्फ उतना ही पढ़ के आप इसको सही कर सकते थे। आगे चलिए, सबूत की लिस्ट बहुत लंबी है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 74वें शतरंज ओलंपियाड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। आपको ताजुब होगा कि ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। यहाँ देखिए वो सारे तथ्य जिसके आधार पे आप आंसर दे सकते हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ओजोन पढ़ा रहा था, नगोया प्रोटोकॉल पढ़ा रहा था, उस दौरान मैंने आपसे बार बार कहा कि ये जो गैस है जिसको लेकर के ये संशोधन की बात चल रही है, ठीक है, इस तरह की बातें हो रही थी, मैंने कहा कि इसके उपयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिर्फ कहा ही नहीं, बाकायदा हमने आपको नोट दी और नोट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसी में किगाली संशोधन हुआ था, ठीक है, देख रहे हैं, ये सब हमने पढ़ाया था। और इसी में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में, रुकिए यहाँ से शुरू करते हैं नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू हुआ था, इसके बाद से इधर नीचे भी आपको जो है किगाली संशोधन इसी मुद्दे पर लेकर हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और बार बार मैंने आपसे बताया कि किसी चीज़ के उपयोग के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, कैसे उसका उत्तर निकालना है, आराम से आप उत्तर दे सकते थे। इसके बाद आगे बढ़िए। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, अग्नि 5 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको हमने कई जगह कवर किया था। ये जो अग्नि 5 है इसको तो हमने अलग से भी कवर किया था। बाकी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज़ मिसाइल क्या होती है, उनमें अंतर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और बाकायदा मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इनको लेकर के यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। सिंपल है, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होता, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर लिखा हुआ है, ईमानदारी से पढ़ा होता तो आप जान जाते। मैं आपसे बार बार कह रहा था, हर साल जैन धर्म, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे किसी भी फॉर्मेट में आए। और जब मैं जैन धर्म आपको पढ़ा रहा था और ये समझा रहा था कि किस मामले में जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से अलग है, तो हाँ मैंने बताया कि अहिंसा वाला जो टॉपिक है, अहिंसा का जो मुद्दा है, उस मामले में जैन धर्म बौद्ध धर्म से थोड़ा ज़्यादा कड़वा रुख अपनाता है। कड़वा नहीं कहना चाहिए, कड़ा, मतलब दृढ़, कि अहिंसा को बिल्कुल साइड कर देना है, अहिंसा करना ही नहीं किसी भी रूप में। और उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि वो मानते हैं आत्मा हर जगह, हर चीज़ में आत्मा है, हर चीज़ को दुख हो सकता है, क्यों हिंसा करना है, समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई थी, नोट भी दी थी। और ये जो बौद्ध जैन का नोट है, मैंने आपको बताया था कि इतने ज़्यादा सोर्सेज से हमने तैयार की है कि इससे बाहर ज़्यादा कुछ आने की संभावना बहुत कम है। ये क्वेश्चन आ गया, हमने बाकायदा इनके बारे में पढ़ाया है, इसकी नोट मैं यहाँ दे रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए हमें कई 5-6 स्क्रीनशॉट लगानी पड़ेगी, तो फिलहाल जो काम जिससे चल रहा है उतना ही लगा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिएगा, पूरा तुलना किया था हमने। अनुसूचित क्षेत्र हमने कवर किया था कि अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, कैसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, और उसको लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और इसको हमने 2 जगह कवर किया था। देखिए एक तो ऊपर ये है जो प्रावधान है अनुसूचित क्षेत्रों से, और एक और स्क्रीनशॉट है जो कि अलग हमने कवर किया था। देखिए 6वीं अनुसूची के बारे में, तो उसके तहत भी हमने इन क्षेत्रों के बारे में विस्तार से कवर किया था। आपने पढ़ा होता आपका हो जाता। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन है। जब भी मैं भूगोल की बात करता हूँ, मैंने हमेशा आपसे कहा है, फिर कह रहा हूँ कि 2024 में एक क्वेश्चन कम से कम वनस्पतियों से आने वाला है। इस चीज़ को अभी से गांठ बांध लीजिए। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, पिछले 29 सालों के प्रश्नों को लगभग याद कर रखा है कि किस तरह से कब यूपीएससी कैसे करवट बदलती है, कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछती है। तब कह रहा हूँ, तब ये क्वेश्चन दिखाने की हालत में सबूत दिखा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी हो जाता है। आ गया क्वेश्चन कि कौन इसमें से पर्णपाती वृक्ष हैं। पर्णपाती वृक्षों को लेकर कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, और हमने वनस्पतियाँ जितने प्रकार की होती हैं सबके बारे में कवर किया है। पर्णपाती को अलग से कवर किया है, उसके बाद से जो
कई तरह के वनस्पति सदाबहार वन होते हैं उनको अलग से कवर किया है। यहाँ पर कहीं कटहल भी लिखा होगा, देखिए सदाबहार वाले में था। मैंने आपको ट्रिक्स वाले में भी बताया था, इसको लिया था कि कैसे इसको हल कर सकते थे अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी। ठीक है जी, तो आप इसका हल निकाल सकते थे। यहाँ मैंने कटहल को सर्किल किया, ऊपर बाकी के जो बच गए वो पर्णपाती में आएंगे। ठीक है, ये सदाबहार में आएगा। आगे देखिए, पूछ लिया गया कि कौन इसमें से रात्रिचर हैं, यानी कि सूर्यास्त के बाद सक्रिय होते हैं। हमने इनके बारे में पढ़ा था। किनके बारे में? मालाबार सिवेट के बारे में भी पढ़ा है, सांबर हिरण के बारे में भी पढ़ा है। और वैसे भी ये जो इसके बारे में है, नहीं भी पढ़ते तो भी आपका आंसर निकल जाता, लेकिन खैर हम जो पढ़ाए हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एंटलर्ड हिरण, जिसको आप संगाई हिरण भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा। इसकी सारी विशेषताएं हमने पढ़ी हैं और आप जानते हैं कि रात्रिचर नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है फिशिंग कैट के बारे में हमने पढ़ा, इसी को मालाबार सिवेट कहा जाता है। इसकी सारी विशेषताएं हैं, आपको इसमें पता चल जाएगा कि ये रात्रिचर है। यहाँ देखिए, रात में सक्रिय होती है। यही से तो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखिए, इस बार हम कुछ और बेहतर प्लान कर रहे हैं 2024-25 के लिए। आप PDF नोट वाली लिंक पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ आपको पता चलेगा कि इस बार हम क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि आप तो सबूत देख रहे हैं, आप लाखों रुपए कोचिंग में देते हैं या साल भर 2 साल पता नहीं कितने सालों तक किसी खास यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में काम आ रही हैं कि नहीं। आपने समय दिया, पैसे दिए, क्या वो काम आ रहा है? बाकी हम तो सबूत के साथ बात कर रहे हैं और आप समझ ही रहे हैं कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं, चैनल से ही जुड़ लेते हैं, चलिए मान लेते हैं सब्सक्राइब आप कर लेते हैं, तो भी आपको बहुत अधिक लाभ हो सकता है। और PDF नोट की प्राइस हम इतना कम रखते हैं, इतना कम रखते हैं कि किसी को भी ये मन में ना आए कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ले लेता। आप देखेंगे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, खैर कम से कम पूरे साल भर में जब भी मैंने पढ़ाया था, कम से कम 10 बार 15 बार मैंने ये बात आपसे कही होगी। जहाँ जहाँ भी रेफरेंस आया कि संवैधानिक निकाय का क्या मतलब होता है, गैर संवैधानिक निकाय का क्या मतलब होता है, बार बार वही लाइन मैंने दोहराई है कि संविधान में जो शामिल कर दिया गया, चाहे संशोधन करके शामिल किया गया हो या पहले से हो, उसे हम संवैधानिक कहेंगे। जो कानून के तहत बनाया गया है या किसी प्रस्ताव से बनाया गया है, कोई बॉडी बनाई गई है, उसे हम गैर संवैधानिक कहेंगे। जो कानून से बनाया गया उसको विधिक भी कह सकते हैं, गैर संवैधानिक भी कह सकते हैं। क्वेश्चन आ गया, हमने इन सब के बारे में पढ़ा है। पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में अलग से पढ़ा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में अलग से पढ़ा है, राष्ट्रीय विधि आयोग के बारे में अलग से पढ़ा है। और ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी वैसे भी कि यही है सही आंसर। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। यहाँ देख लीजिए, मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट मानवाधिकार आयोग के बारे में पूरा विस्तार से, उसके बाद से पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पूरा विस्तार से, और अलग से एक तो मैंने आपको चैप्टर ही दे दिया था कि कौन कौन संवैधानिक निकाय हैं। सिर्फ इतना ही पढ़ लेते ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बाहर जो है वो नहीं है। हमने सारे संवैधानिक निकायों को ले लिया था यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में बातें पूछी गई हैं। और ध्यान से जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद से जब आप यहाँ आएंगे कि विधेयकों के क्या प्रकार होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इनको विस्तार से हमने कवर किया था। और धन विधेयक, वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है, खासतौर से जो तीसरे टाइप का वित्त विधेयक होता है वो साधारण विधेयक टाइप का हो जाता है, उसको लेके कन्फ्यूजन होता है। ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, अच्छे से पढ़ा है। UPSC ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। इसको कहते हैं पैटर्न की समझ। ये हवा हवाई नहीं है, पैटर्न को समझा गया है। और इसीलिए इतना ज़्यादा, अब तक का सबसे कठिन क्वेश्चन पेपर बनने के बावजूद हम 54 क्वेश्चंस लड़ा रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार काले तिल जो है, नाइजर जिसको बोलते हैं, के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। इकॉनमी में मेरे ख्याल से पहला ही टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और मैंने आपसे बार बार कहा है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको मेरी बातें सुनाई देंगी और आप हैरान हो जाएंगे कि मैं ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार कर रहा था मैं। बेसिकली इसके पीछे का कारण यही है कि मुझे UPSC की गहरी समझ है उसके पैटर्न की। मैं बार बार कह रहा था कि अगर इस बार क्वेश्चन पूछा तो ये पूछा जा सकता है कि किन किन फसलों को शामिल किया गया है MSP में, पूछ लिया गया। आप देखिए ज़रा, एक ये दूसरा कथन बनाया गया था कि खरीफ की फसल, खैर ये अलग से हमने एक चैप्टर छोटा सा टॉपिक कवर किया था, रबी खरीफ जायद की फसलें कौन सी हैं, तो उसके आधार पे भी आप देख सकते थे। खैर उसका स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लगाया, लेकिन इसका लगाया है, वो आपके पास भूगोल वाले में मिल जाएगा या इकॉनमी में भी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य में यहाँ देखिए, जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो कुछ दिख रहा है ऐसा, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, बाकी वो खरीफ वाला भी ऐड कर लेंगे तो थोड़ा और पुख्ता आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, वो भी हमने कवर किया था। अच्छा, एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित, जिसको हम कम्युनिटी रिजर्व कहते हैं, ये अधिसूचित कर देती है तो क्या होता है, ये क्वेश्चन था। और उसके तहत जो है ये क्वेश्चन लाइनें बनाई गई। बाकायदा हमने ये आपको कम्युनिटी रिजर्व के बारे में पढ़ाया है, इसकी नोट दी है, विस्तार से मैंने समझाया है कि ये क्यों ज़रूरी है, क्या होता है इसमें, क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसकी। मज़ा आ जाएगा आपको अगर आपने पढ़ा होगा इन सब चीज़ों को। देखिए विस्तार से हमने पढ़ाया था। आगे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने की एक कुंजी हैं। पहली बात ध्यान से समझिएगा, और इनके अधिकार क्षेत्र में ये चीज़ें आती हैं, ये पूछा गया है। और आप नोट जब खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ ये क्या हैं और किसके तहत किया गया है। इसी के आसपास हमने नगोया प्रोटोकॉल को भी जो है कवर किया था, शायद मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हो तो ठीक है। हाँ देखिए, नगोया प्रोटोकॉल के बारे में भी हमने बात की है, उससे ही संबंधित है। इनके काम के बारे में देखिए, ऊपर मैंने दिखाया आपको, उसमें काम भी है, सब कुछ हमने पढ़ाया है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होती, आपका उत्तर सही हो जाता। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप में से कई दोस्तों को ये भ्रम होगा, ये दिक्कत होगी कि सर जिस तरीके से इस बार युग्म वाले क्वेश्चन आए हैं उनको तो हम सही नहीं कर पाते। इसके आधार पर निश्चित रूप से कर पाते। आप पीडीएफ को पॉज करके पढ़िए तो सही ढंग से, या फिर आपके पास पीडीएफ नोट है तो दोबारा जाके देखिए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा मैंने एग्ज़ाम के बाद ही एक वीडियो बनाया था कि इस नए पैटर्न से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। उसका पूरा तरीका मैंने बताया, आप चैनल से जुड़ेंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में साहित्य और रचनाकार, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कुछ तथ्य इस लिस्ट में मिल जाएंगे और बाकी जो है आपको यहाँ मिल जाएगा। हो गया, आप आंसर निकाल सकते थे। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के बारे में हमने 2 जगह कवर किया था और उसकी विशेषताएं यहाँ पर पूछ ली गई हैं। और देखिए हमने इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया। कहाँ गया, रुकिए तो ज़रा, हाँ थोड़ा नीचे था। जब हम डिजिटल रुपया पढ़ा रहे थे तो बेसिकली ये उसी तरह की बात है। ठीक है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, उसके बारे में हमने विस्तार से बात की थी, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब कुछ कवर किया था। उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया गया, सिंपल सी चीज़ है। और सबसे ख़ास बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट सिर्फ इतनी ही है कि आप एक दिन में कई बार रिवाइज कर सकते हैं। इस बार भी हम नोट में ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं कि लेंदी बना देंगे, नहीं। यही तो खूबसूरती है कि थोड़ी सी नोट हो, वहीं से क्वेश्चन लड़े, तभी तो मज़ा है। अब पूरी दुनिया भर की चीज़ें मैं आपको दे दूं और कहूँ 100 में 100 क्वेश्चन लड़ गए, कोई महत्व नहीं है, बकवास की बात है। नोट ऐसी होनी चाहिए जिसको आप एक ही दिन में, सारे विषयों के एक ही दिन में कम से कम 1 या 2 बार रिवाइज कर सकें, तब माना जाएगा कि ये नोट है। अदरवाइज़ वो किताबें हैं, अदरवाइज़ वो ऐसे ही पोथी पतरी इस टाइप की चीज़ें हैं, नोट तो नहीं है। नोट का मतलब रहता है संक्षिप्त में, शॉर्ट में। ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अब ये देखिए, क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, झेलम नदी वुलर झील से होकर बहती है, कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील में का वर्ण करती है। मान लेते हैं आपको नहीं पता, ये चीज़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बाकायदा पढ़ाया है कि इस लाइन को पढ़िए, भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और नीचे वाली लाइन, झेलम नदी वुलर झील से होकर गुजरती है, मिल गया। और कृष्णा नदी के बारे में हमने 1-2-3 जगह कवर किया था, तो एक जगह से हमने इसको ले लिया है। और इसमें मैं ट्रिक वाली बता रहा था, तभी मैंने कहा था कि कहीं भी आप ये नहीं पढ़ेंगे कि ये जाकर किसी झील में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते थे। आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है ये नदियों के बारे में है। कृष्णा नदी देखिए यहाँ भी हमने कवर किया था। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुरिची किस रूप में सुविख्यात थे। आप में से बहुत सारे दोस्तों को यकीन नहीं होगा कि ये हूबहू क्वेश्चन लड़ चुके हैं। देखिए ये राजधानी नगर थे, संगम काल मैंने पढ़ा था, वहाँ से 2 क्वेश्चन आए, एक आगे दिखाऊंगा। देखिए ये देख रहे हैं, कोरकोई यहाँ पे राजधानी थी। ठीक, इसके बाद एक और आपको मिल जाएगा। कोई इस तरह का क्वेश्चन में कोई एक शब्द भी आपने पकड़ लिया, पुहार आपको यहाँ मिल जाएगा।
एक भी आपने पकड़ लिया आपको उत्तर मिल जाता है। यहाँ पे दो दो चीज़ें, दो दो शब्द दिए गए हैं, उन्हीं को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा सीधा हूबहू लड़ गया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो। इसके बारे में, इस टॉपिक की खूबसूरती ये है कि एग्ज़ाम्स 2 दिन पहले भी मैं क्वेश्चंस का एग्जांपल लेके बता रहा था कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, मान लेते हैं आपने कार्बन बाजार के बारे में नहीं पढ़ा है और उस पर क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे। मस्त डिस्कशन हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन आ गया। लेकिन सिर्फ डिस्कशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकायदा हमने आपको कार्बन बाजार पढ़ाया है, देख रहे हैं, और उसकी नोट आपको दी है। ये देखिए, कार्बन बाजार का परिचय सब कुछ मैंने बताया। यहाँ से क्वेश्चन सीधे आ गया, आप सीधा एकदम सही सही कर सकते थे। ये देखिए, मिलान करने के लिए पूछ लिया गया कि बेसनगर क्या ये सही मिलान है, भाजा, उसके बाद से शीतलवासन कौन सही मिलान है। और ज़रा आप स्क्रीनशॉट देखिए, हमने आपको दिया है ये, इसको आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि पहला मिलान गलत है। बेसनगर जो है वो विष्णु, भगवान विष्णु से संबंधित है। ऐसे ही शीतलवासन के बारे में हमने विस्तार से कवर किया था, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये हमने क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ जी, तो उसको आप पढ़ते, आराम से आपको उत्तर मिल जाता। ये देखिए, इस लाइन को भी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये काफ़ी कमाल का प्रश्न है। कोविड महामारी के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई, और उसके बाद जो कथन है दूसरा, उसमें बताया गया कि आमतौर पर ब्याज दरें क्यों बढ़ाई जाती हैं या घटाई जाती हैं। आपको अगर ध्यान हो तो हमने खूब विस्तार से, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर साल मौद्रिक नीति से भी क्वेश्चन आ रहा है, खूब विस्तार से हमने डिस्कस किया था कि किसी भी स्थिति में अगर आरबीआई या फिर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के तहत रेट्स कम करता है या बढ़ाता है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है और उसका प्रभाव क्या होता है, या फिर बैंक का मकसद क्या होता है, क्यों ऐसा किया जाता है। खूब विस्तार से हमने समझा था, नोट भी आपको दी गई थी, और ये सारी चीज़ें देखिए, रेपो रेट वगैरह सब हमने पढ़ा था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये देखिए, इसको देख के लगता है कि कितना कठिन क्वेश्चन है, और विस्तार से हमने कवर किया इसको। आधारिक संरचना निवेश ट्रस्ट, ठीक है, इनकी विशेषताओं को लेकर के 2 सेंटेंस बनाए गए हैं, और इन दोनों को आप यहाँ पा सकते हैं जो हमने स्क्रीनशॉट लगाई है। ये देखिए, ये इंग्लिश वाला आप देखेंगे सेम है, हमने इंग्लिश में लिखा था इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसका हिंदी होता है जो ऊपर लिखा है आधारिक संरचना निवेश ट्रस्ट। ठीक है, इसके बारे में हमने विस्तार से कवर किया है, सब कुछ समझाया कि ये क्या है, किस तरह से इसमें निवेश होता है, कैसे काम करते हैं, सब कुछ पढ़ाया है। वही लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये देखिए, अमरकंटक के बारे में पूछ लिया गया है, अमरकंटक पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, शेषाचलम पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, बिलगिरी रंगन पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, पूछ लिया गया। यहाँ देखिए ज़रा स्क्रीनशॉट में, हमने आपको पश्चिमी घाट पढ़ाया था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, पश्चिमी घाट पढ़ाया था, और आप देखेंगे पश्चिमी घाट की जो विस्तार है उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ाया था। शेषाचलम पूर्वी घाट में, एक्चुअली पश्चिमी घाट के जस्ट बाद पूर्वी घाट भी पढ़ाया था। अब सबका स्क्रीनशॉट लेंगे तो पूरी नोट इसी में आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी घाट वाले में कवर होंगी, और यहाँ पे लिखा गया है कि पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग है। ये ऐसे ही गलत हो जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा। बाकी ऊपर क्या था, अमरकंटक, अमरकंटक को तो हमने कई जगह कवर किया है, स्क्रीनशॉट आपको शायद नीचे मिलेगा। अमरकंटक देखिए कहाँ कहाँ से उसका रेफरेंस आ रहा है, और जब भी भूगोल में इस तरह की बातें आई हैं मैंने आपसे बार बार कहा है, देख रहे हैं, इससे लोकेशन आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये कहाँ पे मिल सकता है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि मैप देखिए, अभी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, देख रहे हैं, इसके आधार पे भी आप ट्रैक कर सकते थे, आपको उत्तर मिल जाता। ये सारी नोट की स्क्रीनशॉट है, ऐसा नहीं है किसी किताब से ले लिया। यहाँ भी देखिए, इसके आधार पर भी आप ट्रैक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के संदर्भ में स्तूप की संकल्पना के बारे में बात की गई, स्तूप के बारे में बात की गई है, और ये पूछा गया कि क्या है। जैसे कि सबसे मेन बात होती है, खासियत ये कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। ठीक है, हमने लगभग 120 क्वेश्चन की एक पीडीएफ दी थी, एमसीक्यू टाइप की, लगभग 4-5 क्वेश्चन वहीं से आ गए, यूपी पीसीएस में भी आए थे और वहीं से भी आए थे। मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और एक क्वेश्चन हमने आपको बना के दिया था, कहाँ गए, स्तूपों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। और उसके बाद देखिए, इन कथनों को पढ़िए और उसके बाद से इनकी व्याख्या को पढ़िए, आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा।
यही से आगे चलते हैं। बाकी अगला है पारा प्रदूषण। पारा प्रदूषण के बारे में क्वेश्चन आया। जब मैं प्रदूषण वाला चैप्टर समझा रहा था आपको, बार बार मैंने एक ही बात की है कि जैसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस प्रदूषक के कौन कौन से स्रोत हैं, आप उसको कैसे हल करेंगे। इस प्रदूषक पदार्थ के क्या क्या प्रभाव हैं, उसको आप कैसे हल करेंगे। इस प्रदूषक की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको आप कैसे हल करेंगे। लेकिन सिर्फ उतने से बात नहीं बनेगी, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है और मीनामाता अभिसमय के संदर्भ में हमने बात की थी। और बाकायदा बात करते करते हम कहाँ गए थे, पारे के बारे में प्रमुख तथ्य। पारा हमने समझा था क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, किस प्रकार का प्रदूषक है, इससे क्या होता है, सब कुछ हमने देखा। इसके प्रभाव क्या होते हैं, सब कुछ तो पढ़ा ही है। आ गया क्वेश्चन। ऐसे ही आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष के पिंड और उनका वर्णन। निहारिकाओं के बारे में वैसे नॉर्मली हम बात करते रहते थे, लेकिन जो सबूत में दिखाने जा रहा हूँ वो है पल्सर, न्यूट्रॉन तारा। इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया था, समझाया था और पीडीएफ नोट भी आपको दी थी। ये रहा, यह है न्यूट्रॉन तारा, पढ़ लीजिए। और इसी में आगे कहीं पल्सर भी लिखा होगा, जब मैं नोट कर रहा था, हाँ कहीं इसी में है। अभी उस समय जब स्क्रीनशॉट ले रहा था तो आराम से मैंने उसको पढ़ा था, वही है बेसिकली। अब देखिए क्वेश्चन है पूंजी बाजार में कौन शामिल है। नॉर्मली हमें पहले समझ में आना चाहिए कि पूंजी बाजार का मतलब क्या होता है। तो जो विशेष वाली नोट हमने दी थी वहाँ आपको एक लाइन मिलेगी कि पूंजी बाजार का मतलब नॉर्मली क्या होता है, शेयर बाजार होता है। और उस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। देखिए एक चीज़ तो मैंने 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐसे छोड़ दिए, नहीं तो अदरवाइज़ लगभग 57-58 क्वेश्चन, 2-3 नहीं 4-5 क्वेश्चन छोड़े हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते। बस हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे मैंने कहा था कि शेयर बाज़ार के बारे में जितने भी कीवर्ड्स हो सकते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। एक बीटा क्वेश्चन आया था, बीटा क्या है, जिसके बारे में मुझे पता था लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पूछा जा सकता है, तो नहीं दिया था, तो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ घबराइए नहीं, ठीक है। खैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूंजी बाजार से क्या आशय आप यहाँ समझ गए। बाकी चीज़ें हमने सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में पढ़ा था, ये विकल्प में है। इन चीज़ों को पढ़ के आप आसानी से सही उत्तर तक पहुँच सकते थे। ये जो है क्या है, शेयर मार्केट में होते हैं कि बॉन्ड के बारे में हमने बात किया था। आगे देखिए सॉरी, हाँ, तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अभिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। हमने आपको पहला संविधान संशोधन 42वां, 44वां, 86वां सब पढ़ाया है। इसका जो आंसर था फिलहाल वो पहला था, लेकिन इसके बारे में, संविधान संशोधन के बारे में हमने विस्तार से बात की है। ये समझाते समय भी हमने विस्तार से बात की है कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जितना एक पेज में आ गया, बाकी तो नोट में है। ये देखिए हथकरघा दिवस के बारे में हमने पीसेस वाले में कवर किया था, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ इसका, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस बार स्वदेशी आंदोलन से परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, और आया भी। इसके बारे में हमने विस्तार से बात की है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए स्वदेशी आंदोलन हमने विस्तार से बात की है, सब कुछ समझा है। अगला क्वेश्चन है बंदरगाहों के बारे में, कामराज पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। इसमें से एक जो है आपको बार बार मिलेगा, विशाखापट्टनम के बारे में हमने कई जगहों पे कवर किया था। कई जगह पे आपको इसके तथ्य मिल जाएंगे और उसके आधार पे आप सही उत्तर तक पहुंच सकते थे। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी उसकी विशेषताओं के बारे में बात की गई है। आगे चलते हैं समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र और वो देश जहाँ पे ये घटनाएं हो रही थी। मान लीजिए कि आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा, लेकिन जो हमने नोट दी थी उसमें आप एक चीज़ देखेंगे एक जगह कि आप डोनवास क्षेत्र आराम से समझ जाएंगे। और एक चीज़ मैं यहीं पर रुक के कहना चाहता हूँ, साल भर में कम से कम 10 बार मैंने आपसे कहा होगा, जब भी मैपिंग की बात आ रही थी, कि इस बार देखिए, पिछली बार मैंने कहा था कि अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देशों को देख के जाइएगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मैंने बार बार कहा था कि अगर आप यूक्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि यूक्रेन से क्वेश्चन पहले भी आते हैं पीसीएस वगैरह एग्जाम्स में, कोई कोयला क्षेत्र है, कोई लॉ एस का क्षेत्र है, या फिर प्राकृतिक गैस भंडार का, तो इस तरीके से क्वेश्चन बने हैं। वहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उस पर क्वेश्चन बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप कम से कम सिर्फ यूक्रेन का ही अगर आप आसपास के देख लेते हैं, उनके जो पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ मैंने कहा था कि काला सागर को थोड़ा देख लीजिएगा, तो खैर काला सागर से तो क्वेश्चन नहीं आया,
लेकिन 2 क्वेश्चन आ गए, एक क्षेत्र को लेकर यूक्रेन से और एक बाकायदा, ये तो डोनबास आपने देख लिया, डोनबास के आधार पे आप आंसर तक पहुंच सकते थे। और एक अगला क्वेश्चन मैंने यहीं पे लगा दिया है कि कौन कौन, ये देखना देश, कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन से लगती हैं, ये सीधा क्वेश्चन आ गया। इसके बारे में हमने बात की थी। जितने भी लोग समझदार हैं, मैं नहीं भी कहता तब भी ये पढ़ के जाते, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। अभी भी युद्ध मेरे ख्याल से चल ही रहा है रूस यूक्रेन के बीच में। आगे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और पृथ्वी के वायुमंडल को हमने विस्तार से कवर किया है, जितनी भी विशेषताएं हो सकती है उन सबको हमने विस्तार से कवर किया। क्वेश्चन यहाँ से आ गया। साथ ही साथ इसका उत्तर देने के लिए आपको एक और चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था अक्षांश और देशांतर। उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया मैंने, लेकिन पढ़ाया था, उसके बारे में बात हुई थी। उन दोनों को जब आप एक साथ करेंगे तो आपको तापमान और बारिश बाकी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, आप उत्तर दे सकते थे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन थे, ये लीजिए फिर से आगे। वर्षा वनों के बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन पिछले सालों के दिखाए हैं कि देखिए भाई, क्वेश्चन वनस्पतियों से आ रहे हैं। अभी ऊपर मैंने दिखाया वो कटहल वाला, ठीक है। और पिछले साल भी 2022 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, शायद 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। इस बार भी क्वेश्चन पूछ लिए गए। वर्षा वनों के बारे में हमने खूब बात की है, जलवायु के बारे में जब बात कर रहे थे तब भी, और जब भारतीय वनस्पतियों के बारे में बात कर रहे थे तब भी। और देख लीजिए हमने इनके बारे में कहाँ कहाँ कवर किया। तो ये है आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। सदाबहार वनों के बारे में बात कर रहे थे। शायद मैंने जलवायु वाला नहीं लगाया, लेकिन जलवायु वाला चैप्टर हाँ है। तो प्रमुख जलवायु प्रदेश, और उसके तहत भी हमने काफ़ी विस्तार से इनके बारे में बात की थी, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। इसके बारे में तथ्य आपको पीसेस वाली नोट में भी मिलते हैं। कई सारे दोस्त हमसे पूछते थे, इसीलिए हमने क्या किया है कि जो दोस्त यूपीएससी वाली नोट लेते हैं उनको हम पिछले 28 साल वाली जो है इंपॉर्टेंट तथ्यों की नोट देते हैं, पीसीएस वाले भी, क्योंकि वो हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के जो तथ्य हैं वन लाइनर टाइप के, वो यूपीएससी भी उठा उठा के पूछ लेती है। जैसे कई बार आपको दिखेगा कि यूरेनियम निक्षेप को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, उसको हमने दिया है नोट में कि कहाँ पे यूरेनियम निक्षेप ज़्यादा है, इस तरीके से कौन फेमस है यूरेनियम के लिए। तो इससे तो आपको नॉर्मली पता है कि हमारे लिए है, ये हमारे पास यूरेनियम का भंडार तो है। और जब हम बात कर रहे थे यूरेनियम का, अभी मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, तो वहाँ पे यूरेनियम के बारे में भी बात हुई थी। जब मैं ट्रिक्स की बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि जब इस तरह की कोई बात है, यूपीएससी कोई आंकड़ा दे, तो आप ध्यान रखेंगे कि उसका क्या करना है, कैसे उसको हल करना है। और जब मैं ईरान की बात कर रहा था कि क्यों उस पर प्रतिबंध लगाया गया अमेरिका के द्वारा, वहाँ भी हम यूरेनियम की बात कर रहे थे। इन सारी चीज़ों में से किसी एक पर भी आपने ध्यान से फोकस किया होता तो आप सही उत्तर तक पहुँच जाते। फिलहाल हमने यूरेनियम के बारे में विस्तार से कवर किया है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टरलाइजेशन, बहुत ही कमाल की चीज़ पूछ ली है यूपीएससी ने, और हमने मौद्रिक नीति को पूरे विस्तार से, जितना भी हो सकता है, जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, सब कुछ हमने कवर किया है। और उसी के तहत हमने बताया था ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसी को बंधेकरण कहते हैं। बेसिकली उसको नहीं कहते, कहने का मतलब ये है कि मनी फ्लो को एक तरह से यूपीएससी अपने हिसाब से रेगुलेट करना चाहती है, ठीक है। और उसी में बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें से एक है खुला बाजार कार्रवाई, और उसी को हम बंधेकरण कहते हैं, स्टरलाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से बात की थी। ये रहा, देख रहे हैं, सब कुछ समझाया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है इन्वेसिव स्पीशीज़ विशेषज्ञ समूह। यहाँ पे देखिए सिर्फ 500 टॉपिक्स लेके हम चल रहे थे, स्टैटिक और करंट, और हमने गेस किया था कि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन यूपीएससी ने ऐसे पूछ लिए जिनको हमने पढ़ाया तो है, लेकिन एक स्टेप यूपीएससी अंदर चली गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो पढ़ा है उसके आधार पे आप दिमाग लगा दे तो उत्तर तक नहीं पहुंच पाते। ध्यान से समझेंगे इस कथन को तो भी आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था उसको समझ के। संक्रामक जीव जाति का डेटाबेस विकसित करता है। अब ये संगठन किससे संबंधित है? आईयूसीएन पहला विकल्प है। आईयूसीएन के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, और पढ़ाते समय हमने क्या बताया था? सबसे बड़ी विशेषता रेड लिस्ट इसकी होती है, जीव जंतुओं को उसमें सूचित किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है किसको कितना खतरा है। आप इन दोनों चीज़ों को, दोनों शब्दों को मैच करेंगे तो समझ जाएंगे कि नॉर्मली जो इस तरह का डेटाबेस तैयार कर रहा है वो आईयूसीएन है, उसी के तहत आता होगा, इसी के तहत वो आता है, इसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। G20 के बारे में आईआर के तहत हमने विस्तार से पढ़ाया था, और उम्मीद थी कि इस बार G20 से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आ ही गया।
और बाकायदा हमने यहाँ पे पढ़ाया था, उस पर यूपीएससी ने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। आ गया क्वेश्चन सीधे सीधे इसी टॉपिक से। ओह एक मिनट, हाँ जी। और पिछले साल हमने संगम काल के बारे में पढ़ाया था। 2022 की बात करें, 2022 में भी क्वेश्चन यहाँ से आए थे संगम कविताओं को लेकर के। संगम कविताओं के तहत कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, तो उस पर क्वेश्चन आया था। सेम उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन आ गया। हमने जितने भी कीवर्ड्स हो सकते हैं, जितने भी जो उटपटांग के शब्द हो सकते हैं, उन सबको कवर किया है। उसी टॉपिक को लेकर के, संगम को ही लेकर के यूपीएससी ने फिर से इस बार क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन एक स्टेप थोड़ा आगे जाके पूछा, समझ रहे हैं। और इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए हमने संगम के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आगे हो सकता है कि इसको भी हम कवर कर लें। ये जो शब्द है, इकलौता शब्द, इसको भी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में फिर से अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं दिख रहे हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था, इनको गेस किया था कि यहाँ से क्वेश्चन इस बार आएगा। थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। हमने विजयनगर के बारे में भी अच्छे से पढ़ा था, और उसमें बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके यूपीएससी ने पूछ लिया है, और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया। देखिए यूपीएससी हमारे अनुसार थोड़ी चलेगी यूपीएससी अपने में आज़ाद है क्वेश्चन पूछने के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि हम इस लायक आपको बना दे रहे हैं कि आप समझ सकें कि यूपीएससी चाहे कितना भी स्मार्ट बन जाए, टॉपिक्स तो यही रहेंगे। आप जितने अच्छे से इनको तैयार कर लेंगे, कम से कम कट ऑफ तो आराम से निकल जाएगा। कट ऑफ से 5, 6, 10 क्वेश्चन ज़्यादा ही करके आएंगे आप, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था उच्च न्यायालय के बारे में। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली उसका थीम ये है। यहाँ पे 16(4) को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 335 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, और हमने 16(4) के बारे में आराम से विस्तार से मूल अधिकार, एक और यहाँ भी देख लेते हैं, ये विधि की सम्यक प्रक्रिया, इन दोनों को मूल अधिकारों वाले चैप्टर के तहत आप रख सकते हैं, और दोनों को हमने भी यहाँ पे पढ़ा था अच्छे से मूल अधिकार वाले में। अब मूल अधिकार एक बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट तो लगा नहीं सकते, तो मैंने मूल अधिकार का यही लगा दिया। जितने भी अनुच्छेद हैं सब उनके तहत जो प्रावधान किए गए हैं उन सबको मैंने कवर किया था। और मैं हमेशा से मान के चल रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से 1 साल का गैप मुश्किल से होता है, अदरवाइज़ हर साल क्वेश्चन्स आते हैं, और ये मेरे मानने से नहीं होता, यूपीएससी का पैटर्न ऐसा है। उसी तरीके से देखिए हमने 3-4 जगह वित्त आयोग के बारे में कवर किया था, करंट अफेयर में भी कवर किया था, संवैधानिक आयोग के तहत भी कवर किया था। लेकिन एक स्टेप यूपीएससी आगे गई और पूछ लिया कि इनमें से कौन कौन से मापदंड अपनाए जाते हैं। उनमें से 1-2 बस हमने जो कवर किया था उसमें थे। बाकी डिस्कशन के दौरान मैंने आपसे कहा था कि एक बार बस ध्यान रख लीजिएगा कि किस किस आधार पे ये मतलब वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो वो जो है सारे तो नहीं कवर हो रहे हैं, कुछ कवर हो रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक को हमने गेस किया था, पढ़ाया था, और यहाँ से क्वेश्चन आ गया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद देखिए कांगो बेसिन का भाग कौन है, आप देख लीजिए, एक बार देख लिया, पहले ध्यान से सारे विकल्प देख लीजिए। और मैंने संक्षिप्त में प्रमुख रेगिस्तान, प्रमुख नदियाँ, इन सबको पढ़ाया था, और पढ़ाते समय सिर्फ एक ही बात रिपीट की थी कि जब आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सिर्फ एक बार जा कर के मैप में देख लीजिए कि ये नदी कहाँ है, ये रेगिस्तान कहाँ है, इसका क्षेत्र कौन सा है, आपको उत्तर आ जाता। मैपिंग से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो सिर्फ मैपिंग के तथ्य पढ़ लेने से काम नहीं चलता है, मैप देखना ही पड़ता है, उसके आधार पे आप सही कर सकते थे। आगे चलिए, ध्वज संहिता, कमाल का क्वेश्चन पूछा गया है। ध्वज संहिता के बारे में मैंने आपको ट्रिक वाले में बताया था कि अगर आप कुछ नहीं पढ़ते तब भी आप इसको तो खारिज कर ही सकते थे, और ये बचपन से आप पढ़ते आए हैं। लेकिन सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, हमने आपको सबूत दिया है। इधर कहाँ गया, ध्वज संहिता, देख रहे हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ाया है। नीचे आप पढ़ेंगे पूरा पीडीएफ, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें संशोधन भी किया गया था, वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आगे चलिए, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। एक तो हम चैप्टर पढ़े हैं आपातकाल, उसके तहत कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी, और वहाँ से नहीं समझ में आता तो निवारक निरोध को भी हमने अच्छे से समझा है। और ये सारी, ये कहाँ मिलेगा, ये मूल अधिकार में मिलेगा। अब देखें ज़रा मैंने कौन सी स्क्रीनशॉट लगाया, मूल अधिकार लगाया है, इसको आप पढ़ते आपको बातें समझ में आ जाती। हालांकि एमसीक्यू में भी हमने निवारक निरोध कवर किया था, मेंस वाली नोट में भी शायद है, लेकिन अभी मैंने उसको चेक नहीं किया, मैं प्री वाली ही चेक कर रहा था, ठीक है। इसके आधार पे भी आप सही कर सकते थे। इसी पॉलिटी वाली नोट में ही आपको आपातकाल का भी मिलता, वहाँ से भी हिंट मिल जाता आपको, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, देखिए राष्ट्रपति शासन वगैरह भी हमने कवर किया था हाँ, 2-3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट के 3 और बचे हैं।
ये कमाल की बात है कि पॉलिटी डिस्कस करते समय मैंने आपको कई बार कहा है, जब मैं बताता था कि देखिए इस पे बार बार क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए, उसी में से एक ये है कि जब हम बात कर रहे थे पॉलिटी की तो नॉर्मली ये बात आ जाती थी कि संविधान का मतलब क्या होता है। इस सिंपल सी चीज़ को लेकर के बार बार क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं और बेसिकली ये नियम बनाता है, परिभाषित करता है, एक सीमा बनाता है सरकार के लिए कि कौन क्या क्या कर सकता है। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था काफ़ी विस्तार से, या और मेरे ख्याल से ये आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा, एक दो ही बार में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, इसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया। एक और क्वेश्चन मैंने बार बार आपसे डिस्कस किया, मैंने कहा था कि 2020 में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। ये मैंने बाकायदा आपको एक रेफरेंस के तहत इस पे बात की थी कि कार्बन अभिग्रहण या विभक्ति भवन या सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, इसको लेके क्वेश्चन पूछा गया था। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये कैसे कैसे किया जा सकता है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, तो उस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप कैसे देंगे। आप सही उत्तर दे सकते थे। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें बताया कि बिना पढ़े भी आप इन प्रश्नों को उत्तर दे सकते थे, उसमें ये भी शामिल है। इसके बारे में तो डिस्कस हमने किया ही था। ये भी पूछ लिया कि इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते थे। एक क्वेश्चन और है, पिछले साल हमने बाकायदा आपको पढ़ाया था और नोट भी दी थी नागोर्नो कारबाख के बारे में। इस बार जब मैं आपको पढ़ा रहा था, यूक्रेन की जिक्र कर रहा था, कैस्पियन सागर और काला सागर की बात कर रहा था, तो मैंने कई बार रेफरेंस लिया कि नागोर्नो काराबाख से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए किनके बीच में ये विवाद का हिस्सा बना हुआ है, और उसको लेकर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। और इसकी स्क्रीनशॉट मैंने लगाई क्योंकि इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। 54 प्रश्न मैंने आपको दिखाए, जिसमें से कुछ ही ऐसे हैं थोड़े से जिसमें कुछ स्टेप यूपीएससी आगे बढ़ी है, लेकिन फिर भी कमाल की बात यह है कि उनके बारे में हमने पढ़ा है, उनके बारे में डिस्कशन किया है और वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इससे आपको क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी बात यही है कि आप पहले तैयारी में चाहे किसी भी लेवल का पेपर आ जाए, खुद पर यकीन करिए और ये खोजने की तलाश में रहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में प्रीलिम्स स्पेशल कोर्स बनाए आपके लिए, लेकिन पीडीएफ नोट आप ले सकते हैं, आपके लिए बहुत मदद मिल जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई लेंदी चीज़ नहीं, कोई हमें इस बात का डर नहीं है कि ये छूट जाएगा तो आप क्या सोचेंगे। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये छूट जाएगा तो आप क्या सोचेंगे। इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि जो हमने पढ़ाया है उसमें से कम इतने क्वेश्चन आ जाने चाहिए ताकि आप आराम से कट ऑफ से ऊपर जा सकें, आपका प्री हो सके। उसके लिए आप जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे जाएंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप चैनल से जुड़ सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना होता है। सब्सक्राइब जैसा कुछ लिखा हुआ है उसको प्यार से टच कर दीजिए, गुस्से में टच कर दीजिए, जलन के मारे टच कर दीजिए या किस कर दीजिए, जो करना करिए। जब आप उसको छू देते हैं तो आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, आईएएस पीसीएस मास्टर फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है जी। और अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आईएएस पीसीएस मास्टर नाम का कोई चैनल है जो सबूत दिखाता है एग्ज़ाम के बाद। ठीक है जी। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।